अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। छोटा सा ड्रामे की शक्ल में लिखा गया है और इसके लिखने वाले हैं इम्तियाज़ अली ताज, जिनका बारे में कहा जाता है कि जो इनकी तख्लीक थी अनारकली, वो उर्दू ड्रामों में ऐसी ही हैसियत रखती है जैसे फ़न तामीर में ताजमहल। उन्होंने ये ड्रामा लिखा इम्तियाज़ अली ताज साहब ने, चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। इससे पहले कि हम अपने ड्रामे को पढ़ें तो इम्तियाज़ अली ताज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मुख्तसर तारुफ हासिल कर लेते हैं। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 में हुई। 70 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, यानी 70 बरस हो जी। तंज़ो मिज़ाह ड्रामा निगारी में इम्तियाज़ अली ताज का नाम सरफ़हरिस्त है। तंज़ो मिज़ाह यानी इंशाइया चीज़ें, ड्रामे की चीज़ें जो मुख्तलिफ़ तरह के तंज़ किए जाते हैं, हंसाने वाली चीज़ें, उन सब उसमें बता रहा है। उन्होंने उर्दू अदब में बच्चों के लिए दिलचस्प कहानियाँ और मिज़ाहिया फ़ीचर लिखे। मसलन चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, चाचा छक्कन ने तीमारदारी की, ये इन्हीं का एक मज़ाहिया फ़ीचर है जो ड्रामे के अंदाज पर है। इन्होंने अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा बच्चों के अदब से की। वो काफ़ी अर्से तक रिसाला फूल जो लाहौर से शाया होता था उसके एडिटर रहे। ये रिसाला इनके वालिद मुमताज़ अली ताज मुमताज़ अली ताज ने बच्चों की तालीम और तरबियत के ख्याल से जारी किया था। पहले जो लोग थे वो बच्चों पे काफ़ी ध्यान रखते थे, आज की निस्बत भी, और आज भी लोग उस बच्चों के उस पर अच्छे ख्याल रखते हैं कि वो शुरू से ही ऐसा तब तैयार करते थे कि बच्चों का जहन अखलाकियात से भरपूर रहे और उसमें कभी बदतमीज़ी का खुदसरी का अंसर ना जागे और बच्चों की दिलचस्पी भी बरकरार रहे मजाक में, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ भी आती रहे, सलाहियत भी उन्हें डेवलप होती रहे। इम्तियाज़ अली ताज अपनी तहरीरों के ज़रिए हंसी हंसी में बड़े काम की बातें बताते जाते थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने पर उनको अबूर हासिल था। उन्होंने न सिर्फ बच्चों के लिए कहानियाँ और ड्रामे लिखे बल्कि औरतों के लिए भी अखलाकी और इस्लाही कहानियाँ लिखकर शोहरत हासिल की। वजह यही थी कि बचपन में वो तरह के बच्चों के मैगज़ीन, रिसाले, बच्चों के अदब वगैरह पढ़ा करते थे। उन्हें उसमें दिलचस्पी लगी तो उन्होंने उसी को अपना मिलान बना लिया और उसी पर लिखने लगे और अपनी शोहरत उसी में हासिल की। अगरचे इम्तियाज़ अली ताज ने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी शोहरत को चार चांद लगाने वाली तसनीफ़ अनारकली है, जिसके अलावा इन्होंने गूंगी जोरू, चाचा छक्कन और कमरा नंबर 5 ड्रामे लिखे। मैंने बताया ना, इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली लिखा और उस ड्रामे को उर्दू अदब में वही हैसियत हासिल है जिसे फ़न तामीर में शाहकार की हैसियत से ताजमहल। लफ्ज़ जुमला हमेशा याद रखिएगा। इम्तियाज़ अली ताज को मुगलिया अहद की दरबारी ज़बान, आदाब और लहजे से पूरी वाक़फ़ियत हासिल थी। ड्रामा अनारकली उनका अदबी शाहकार है जिसमें अनारकली और शहजादा सलीम की इश्क़िया दास्तान को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया। मज़कूरा बाला, देखिए मज़कूरा में ये जे से नहीं है, जा से होनी चाहिए थी। मज़कूरा बाला दोनों मज़ाहिया फ़ीचर के अलावा चाचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, एक बेहतरीन मज़ाहिया फ़ीचर है। इन तीनों मज़ाहिया फ़ीचर में चाचा छक्कन का किरदार नाकाबिल फरामोश है, जिसका अंदाज़ा आपको इस सबक से हो जाएगा। इस सबक को पढ़ने के बाद इम्तियाज़ अली ताज की अदबी हैसियत और ज़िंदगी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकेंगे। अल्फाज और मुहावरे के मानी समझकर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। इम्तियाज़ अली ताज के अदबी किस उसलूब तहरीर से आगाह हो सकेंगे। सबक में आए हुए मज़ाहिया जुमलों के ज़रिए आप न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे बल्कि नसरी सिन्फ़ तंज़ो मिज़ाह के मफ़हूम को भी समझ सकेंगे। जो हमारा मुकालमा निगारी ना, जो आम बोलचाल के लफ्ज़ हैं, उसमें बहुत अच्छे से टोंटिंग की गई है, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में टोंटिंग कहते हैं, वो तंज़ो मिज़ाह किया गया। तीमारदारी के मफ़हूम और तरीक़े को सीख सकेंगे और अपने अंदर किसी बीमार की तीमारदारी का जज्बा करने का जज्बा पैदा कर सकेंगे। चलिए, चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। कौन कौन से किरदार हैं इसमें? चच्ची 1, नन्ना छोटा बच्चा 2, मामा नौकर, अमामी नौकर, चाचा 3, छुट्टन चाचा का मंझला लड़का।
यानी 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं, सिर्फ 6 लोग हैं। पहला हिस्सा, एक बार ध्यान रखिएगा ये ड्रामाई फीचर्स है, तो उसमें जब मैं बताऊंगा या बोलूंगा तो उसमें लहजे का उतार चढ़ाव भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हल्की आवाज़ में, कुछ ऊंची आवाज़ में भी हो सकती है। दालान में एक चारपाई पर लल्लू लेटा है, आंखों के गिर्द सियाह हलके हैं, ऐसा मालूम होता है कि महीनों से बीमार है। सिरहाने चची बैठी उसका सर दबा रही हैं, 2-3 बार उठने की कोशिश करती हैं मगर लल्लू फौरन उठने लगता है। चारपाई के पास तिपाई पर गिलास, प्याली, दवा की शीशियां और घड़ी रखी है। बाएं जानिब में एक नेमत खाना है जिसे हम लोग नियामत खाना भी बोल देते हैं। इसमें सारी घरेलू किचन की सारी साजो सामान, मैक्सिमम चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। ज़रा आगे को घड़ौची पर घड़ा है। जो पुराने लोग हैं या जो गांव में हैं वो देखते हैं कि 3-4 उसमें एक लोहे का सर्कल स्टैंड बना दिया जाता है और उसके ऊपर घड़ा रख दिया जाता है, उसे घड़ौची कहा जाता है, जिस पर एक कटोरा रखा है और वहीं पास एक लोटा और बाल्टी फर्श पर रखे हैं। लोटा और बाल्टी तो बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। पीछे दीवार के पास एक मेज पर पायदान और पानों की टोकरी रखी है। जमीन पर उगालदान रखा है। दाएं हाथ का दरवाजा बावर्ची खाने और बाएं का चाचा के कमरे में खुलता है। उगालदान थूकने के लिए जो बर्तन होता है उसे उगालदान कहा जाता है। पानदान वो जिसमें तरह तरह के वो पान की सारी चीजें रखी होती हैं और कुछ पान रखे होते हैं कि वक्त जरूरत पान लगा के खा लिया जाए। मामा बावर्ची खाने से, बीवी दाल दे जाए कि मैं बीन लेती, नहीं तो किरकल रह जाएगी। सॉरी, मामा मतलब किचन होल्डर जो किचन में खाना वाना बनाती है, वो कह रही हैं बावर्ची खाने से, बीवी दाल दे जाए मैं बीन लेती, नहीं तो किरकल रह जाएगी। खाना बना रही है वो, खाना बनाते बनाते उन्होंने आवाज दे दी दाल दे दो, मैं बीन लूंगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें फिर किरकल मतलब कंकर पत्थर छोटे छोटे। चाची अभी आई बड़ी भी, ये लल्लू उठने तो दे। मामा अंदर आती हैं, बीवी चाबी दे दीजिए, मैं खुद अंदर आती हुई कहती है, बीबी चाबी दे दीजिए मैं खुद निकाल लेती हूँ वरना देर हो जाएगी और दाल खाने तक गल भी नहीं पाएगी। सुबह से वक्त आ गया, हाथ पर हाथ धरे बैठी हूँ। अब वो देखती है कि वो बीवी चाची उठ नहीं सकती, लल्लू से उठने नहीं दे रहा, उनका बच्चा है, वो कैसे उठे बीमार को छोड़कर, तो वो खुद ही काम छोड़कर अंदर आती है, कहती बीबी चाबी दे दो मैं खुद ही निकाल लूँ। चाची बड़ी भी, आखिर तुम ही कहो क्या करूं, घर उठाऊं, हंडिया चूल्हा करूं, बच्चे संभालूं या बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहूं। लल्लू से मतलब बीमार पट्टी मतलब लल्लू जो बैठा हुआ। मेरी चांद मैं अभी आई, जरा बड़ी भी को दाल निकाल कर दे आती हूँ। नहीं अम्मा मत जाओ, नहीं अम्मा मत जा, ना अम्मा मत जा, बच्चा है छोटा है, रो रहा है, आवाज सही से निकल नहीं रही तो जिद कर रहा है वो। चाची मैं अभी आई, मेरे लाल उठ खड़ी होती है मामा से, चलो तुम्हें तो निपटा ही दूं फिर देखा जाएगा। दाहिने हाथ के दरवाजे से जाती है। मामा लल्लू ठनकने लगता है, मियाँ अभी आती होंगी अम्मा, लल्लू की बलाएं लेकर। मैं सदके गई आप मियाँ के, देखो तो कैसा सुत गया है मुंह। लल्लू ठनकता है, क्या कहें, राउं कहना चाहिए, रो वो लफ्ज़ कह रही है क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, लोकल जबान है, मकामी जबान है, उसके हिसाब से बोलती है। राउं मत मियाँ, दिल हल्कान हो जाएगा। ये कलकत्ते हैदराबाद की जबान, हैदराबाद से मुताल्लिक जबान है ये। नन्ना अम्मा पानी। चाची दाल की थाली हाथ में ले आती हैं। चाची लो बस आ गई। नन्ना अम्मा पानी। चाची अभी लाई, थाली मामा को देते हुए, लो बड़ी भी अच्छी तरह बीन लेना, आपके दाल ऐसी लाए हैं जैसे घोड़ों का दाना, खुदा जाने गलेगी भी या नहीं। मामा दाल लेकर चली जाती हैं। चाचा लाए थे, चाचा को ज्यादा कुछ तो आता नहीं, पैसे बताए दिया, थोड़ी सी उन्होंने अपने हिसाब से बार्गेनिंग के लिए मोल भाव किया, जो दे दिया ले आए। अब उन्हें क्या पता क्या सही है क्या गलत है, वो कह रही है चाची कि वो आपके दाल को कैसी लाए। ना पानी। चाची जल्दी से जाकर पानी लाती हैं। लो मेरे लाल। पानी मिलाने के बाद पायते पर बैठ जाती हैं और तौलिया उठाकर लल्लू के पाँव में झामा करने लगती हैं। अम्मी चचा के पाँव में, चचा के पानों की डिब्बा, अमामी अम्मी नहीं अमामी नौकर है उनका, वो आता है, चचा के पानों की डिब्बा लेकर आता है और चची के पास जाकर क्या कहता है, मियाँ ने डब्बी भेजी और कहा खूब अच्छी तरह भर दे, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। चचा
बाहर से मामी, अबे ओ मामी बटुए में छालिया तंबाकू भी भरवा लेना। मतलब चलते वक्त जा रहे हैं बाहर, ये नहीं देख रहे कि बच्चा बीमार है, वो तीमारदारी करनी है, खाना भी बनाना है, और अपनी फरमाइशें मजीद करे जा रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता भी, क्योंकि बाहर का घर का तो जानते ही नहीं है। अब बेफिक्र ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि चाची हैं, संभाल लेंगी। चाची क्या करी हैं, अमामी से बस आ गए जर्नली हुक्म लेकर। जर्नली मतलब फौज का हुक्म, सख्त हुक्म लेकर। मैं खुद परेशान हूं, मुझसे नहीं भरी जाती डिबिया, ले जाओ उठाकर पानदान, भरते रहेंगे अपना भी। समझ क्या रखा? अमामी बहुत खूब, पानदान उठाकर बाएं दरवाजे से चला जाता है। वो अमामी भी देखिए किसका नौकर, चाचा का नौकर। उन्हें पता है कि चाची हल्की हैं, तो वो भी उन पर तंज करके आता, बहुत खूब चाचा। अंदर आकर वो पानदान भेज दिया तुमने। चाची गुस्से को जब्त करते हुए, पेच ताप खाते हुए, खौल खाते हुए, क्या तो और क्या, बीमार की चाय पे चारपाई उठवाकर भेजती। चाचा तुम तो हर सीधी बात का उल्टा जवाब देती हो, मिजाज ही नहीं मिलता किसी वक्त जनाब का। चाची तुम्हें खुदा का खौफ नहीं कि आज बच्चे को बीमार हुए 8वां दिन है, बुखार है कि किसी वक्त पीछा नहीं छोड़ता, रात दिन यूं ही आंखों में टकटती है। फिर एक ना 2 दिन 8 दिन हो गए, 1-2 दिन नहीं पूरे 8 दिन हो गए। जरा देखने तो बच्चे की हालत, नेक वक्त बिल्कुल हड्डी चमड़ा हो रहा है। फिर झामा करने, हड्डी चमड़ा होना मतलब बहुत कमजोर होना, दुबला पतला होना। फिर वो झामा करने लगती हैं। झामा क्या करती हैं, वो तौली को भिगो के पानी में उससे पानी की पट्टियां कर रही होती हैं ताकि बुखार हल्का हो जाए। चाचा भाई मियादी बुखार तो इसे ही कहते हैं, ये तो अपनी पूरी मियाद करके टलेगा। अब वो फिलासफर के अंदाज में, मियादी बुखार है, फलसफियों के अंदाज में, अपना पूरा टाइम करके उतरेगा, तुम कुछ भी कर लो। चाची तो क्या मैं यही तो मैं कह रही हूँ कि आज 8वां दिन था, ख्याल था कि आज टूट जाएगा, मगर आज का दिन भी साफ निकल गया। एक और हफ्ता पहाड़ की तरह सर पर खड़ा है। चाचा लल्लू से अपना पेट खुजाते हुए, क्यों भाई यार लल्लू, रावी चीन लिखता है बड़े ठाठ से रावी चीन लिखता है बड़े ठाठ से करवा रहे हो जावा मेरे उस्ताद, ये कहो तुम उठते कब हो। मतलब बच्चे से हंसी ठठोल कर रहे हैं, उसका दिल बहलाने की बातें कर रहे हैं कि यार ऐसा सुना गया है कि बड़े ठाठ से तुम झावा करवा रहे हो, क्या बात है, बताओ कब उठोगे, सेहतयाब कब होगे। चाची गुस्से से बेताब होकर, जल्दी उठ बैठ बेटे, अब्बा के फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। चाचा ताब ना लाते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, यानी आप समझती हैं कि आपके सिवा किसी को बच्चे की फिक्र ही नहीं। चाची रूखी हंसी हंसते हुए, ये तो वही मिसाल हुई चोर की दाढ़ी में तिनका। चाचा गुस्से में बड़ा तीर मार के तुम रोज तीमारदारी कर ली, हाँ समझ बैठी क्या, हम चुमन दिगर नहीं, इसके मेरे अलावा कोई नहीं है, या हम जैसा कोई दूसरा ही नहीं है। फारसी की कहावत है। जनाब ने तो एक बच्चे की तीमारदारी की, मैं 20 जवानों की तीमारदारी कर चुका। चचा अब अपने फुल जोश में है, लंबी छोड़ रहे हैं। आप तो एक बच्चे की तीमारदारी, मैं 20 की कर चुका, मेरी जबान से तो कभी उफ नहीं निकला, कभी परेशान नहीं हुआ, कभी शोर नहीं मचाया। आप एक बच्चे से थकी जा रही हो। चाची इसमें शक किसे है चाचा, और अब भी मैंने ज्यादा दखल नहीं दिया, दिल मार कर चुपका बैठा रहा तो किसी ख्याल से। वो कह रहे हैं कि मैंने तीमारदारी के लिए तुम्हारे उसूल देखे, तुम्हारी चीजें देखी, उसके बाद में तुम्हें कुछ समझाने के लिए नहीं आया। तुम सही कर रही हो, खराब कर रही हो, करती रहो, मैं तो अपना दिल मारे बैठा हूँ कि ये चीज़ होनी थी, वो भी चीज़ होनी थी, ऐसा भी होना था और वैसा भी होना था। चाची जरा मैं भी तो सुनूं, बताना जरा क्या क्या होता है। चाचा बस तुम्हारे लिए कि भाई माँ है, इसे बच्चे की ममता है, जो जी चाहे कर ले दो, वरना मुझे कब गवारा था कि बीमार बच्चों को तुम्हारे हाथ में छोड़ देता। अब बाप की बापता जागती है, हमदर्दी जागती है, और असल में अपनी कॉलर ऊंची करने के ख्याल से बोलते हैं। चाची ऐसा पत्थर दिल पर रखने की क्या जरूरत थी। चाचा लीजिए, एक ना शद दो शद, अच्छा एक ना एक दो बातें, अच्छा एक ना एक दूसरी के साथ में, मतलब एक तो तीमारदारी ढंग से नहीं हो रही, दूसरा मुझ पे तंज किया जा रहा है। हाँ भाई कह तो दिया तुम्हारे ख्याल से मैं अलग अलग रहा, वरना क्या। अच्छा सर फेर कर बस रहने दो, कभी तो इतनी तौफीक हुई नहीं कि घड़ी 2 घड़ी आकर बीमार के पास बैठ जाए, आ जाते हैं सुबह शाम नाक पर दिया जलाने, उतर गया बुखार, कुछ होता तो नहीं, बच्चे के पास भी नहीं आते, बस अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए आए थे। बुखार उतर गया क्या, अब तक उतरा क्यों नहीं। ओहो ये करेंगे तीमारदारी, इन्हें आती है तीमारदारी। देखो बीवी हम दशनाम सुन लेंगे मगर ताना सुनने की हमारे दिल में जान नहीं है। देखो बीवी हम तुम्हारी गालियां सुन लेंगे लेकिन ताना हरगिज नहीं सुनेंगे, ऐसे ही नुकीले हैं। अच्छा
आप जब बात करती हैं इस तरह करती हैं गोया मुझसे शादी करके आपने सिर्फ मेरे नहीं बल्कि मेरी 7 पुश्तों पर एहसान किया। सच्ची एहसान नहीं तो और क्या किया? जैसे मिल ही जाती तो, जैसे तुम्हें तो मिल ही जाती मुझ जैसी बीवी। चाचा हाँ, मिलने को क्या बीवियों का काल पड़ा था? चाची फिर तो किसने रोका था? यहां पहला हिस्सा खत्म, पर्दा गिर जाता है, दूसरा हिस्सा ऑन होता है। चाचा डिप्टी साहब ने महीनों मेरे अब्बा की खुशामद की। अब अपनी तारीफें गिना रहे अपने कॉलर उठी करने की, देखो मैं कैसे तुम्हारे पास पे आया, कि कैसे तुम्हारे से मेरी शादी हुई। डिप्टी साहब ने महीनों मेरे अब्बा की खुशामदी की, दोस्त यारों से कहलवाया। नवाब साहब बेचारे इसी तमन्ने में मर गए कि उनकी बेटी की शादी इनकी बेटी से हमारी शादी हो जाए। मतलब 2 लोगों को तो इन्होंने बातों बातों में गिनवा दिया। मगर वो तो ये कहो कि अब्बा मरहूम आपके वालिदैन को ज़बान दे चुके थे, वरना क़यामत तक ना होती तुमसे मेरी शादी। चाची अजी ऐसे ही 30 मार खाते आप? चाचा जी 30 मार खाना थे तो कैसे, तो ऐसे कोई घस कदे भी ना थे। अजी एक डिप्टी साहब और नवाब साहब पर क्या मौक़िफ़ है? हम जिधर से निकल जाते लोग बेटियां देने को तैयार हो जाते थे। कहते नवाब साहब डिप्टी साहब क्या, हम जिधर से भी निकल जाते थे, जिस मोहल्ले से निकल जाते थे, जिस रिश्तेदारों के चलाते वो सब अपनी बेटियां लेके तैयार हो जाते थे कि हमारी बेटी की शादी नवाब इनसे चचा जैसे कर दो। चाची अच्छा, गोया यूसुफ सानी तो आप ही हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम है ना, दुनिया में उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं गुजरा है ना। जुबैदा, मलका जुबैदा का और यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो किस्सा आपने सुना होगा। तो उसकी उनकी खूबसूरती से चचा को मिलाने की कोशिश की है और तंज किया गया कि यूसुफ दूसरा यूसुफ आप ही हैं, दूसरे में दोनों तो कोई था ही नहीं। चाचा जाइए जाइए जाकर अपना बावर्ची खाना संभालिए, मैं आप कर दूंगा तीमारदारी, कोई भला बात है भला, कुछ सोच कर। और जनाब ऐसी कुछ बुरी सूरत भी नहीं है हमारी, मतलब तीमारदारी पे आ गए, मतलब वो कह रहे हैं जाओ जाओ चलो मैं खुद कर लूंगा, और अपने आईने में देखकर ऐसे करके क्या खराब तो अभी भी नहीं है। अच्छा जी चाची खैर वो तो सबको दिखती है, मगर जो आती है वो चूल्हा हंडिया ना करती और ना तुम्हारे बच्चों के पीछे अपनी जान हलकान करती। कहते हैं कि जो आती, जो आप मेरी जगह दूसरा कोई आता, आप बहुत अच्छे हैं, चाची तारीफ कर रही हैं उनकी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी आती तो वो मेरी जगह मेरी तरह ना होती जो आपके घर का चूल्हा छंगार करती या आपके बच्चों की खिदमत करती या उसकी तीमारदारी करती। चाचा तो जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ ले जाइए और चूल्हा हंडिया कीजिए, मैं कर लूंगा बच्चे की देखभाल। चाची क्या करूं, पत्थर तले हाथ हैं। चाची ने कहा क्या करूं, बच्चे से मजबूर हूं, पत्थर तले हाथ हैं, मजबूर हूं, किसी वजह से मजबूर हूं और बेबस हूं, यानी बच्चे की ममता में मजबूर हूं, है ना। चाचा जी सिर्फ आप ही का है, ये सिर्फ आप ही का तो है, हम तो गैर हैं इसके, हमें तो जैसे बच्चे से कोई लगाव ही नहीं। चाची डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि एक से ज़्यादा ईमानदार बच्चे के पास न रखिए, घर में शोर गुल ना हो, वरना मुझे इनकार नहीं, ये अरमान भी निकाल लो। ये तो डॉक्टर ने कह रखा है कि बच्चे के पास शोर गुल ना हो, परेशानी ना हो, है ना, किसी किस्म के लोग ज़्यादा लोग ना आए, वरना मुझे इनकार नहीं, तुम्हारा अरमान भी निकाल देती, आओ निकाल लो नानी आओ तुम एक तीमारदारी कर लो। चचा तो तुम एक तीमारदार हो और मैं एक से ज़्यादा हो गया। चाची और तो और क्या। चचा वो कैसे? चाची इसलिए कि घर भर को इकट्ठा कर लोगे और ये गुल वो गुल बहुत शोर शराबा करोगे। चचा और तुम जैसे चुप छाकर रोजा रखे बैठी रहती हो, और जैसे तुम तो बिल्कुल खामोश, चुप छाकर रोजा रखना, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना, बिल्कुल नील बटा जिन पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना, रोजा रखे बैठी रहती। चाची चुप छाकर रोजा तो नहीं रखती, मगर सबको पुकार कर घर भर को सर पर भी नहीं उठाती। चचा बिगड़ कर, बहुत अच्छा, जाइए मोदे और इमामी और बिंदु को भी बावर्ची खाने में घुटने से लगाकर बिठा रखिए, मैं उनके बगल भी दिखा दूंगा क्यों करते हैं तीमारदारी। ये तीनों चारों इनके नौकर हैं, इमाम है ना, उनको बता रहे हैं कि इन सबको भी अपने साथ ले जाओ, मैं उनके अलावा अकेला काफी हूं इस बच्चे की तीमारदारी करने के लिए। चाची फौरन उठ खड़ी होती हैं और तौलिया चाचा के हाथ में देते हुए, लो ये रहा तौलिया, दाएं हाथ के दरवाजे से बाहर चली जाती। चाचा हाँ, कभी बेकसी से तौलिया को देखते हैं, कभी लल्लू को कि ये क्या हुआ, फिर दाएं हाथ के दरवाजे को, फिर लल्लू से। मतलब उन्हें तवक्को चच्ची से बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे कितना ही मैं तंज कर लूँ, कितना ही मैं उन्हें जला लूँ, कितना उन्हें तपा लूँ, वो इस जगह लल्लू को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन चच्ची भी इस दफ़ा चच्चे से बहुत ज़्यादा जिक हो गई थी, उन्होंने भी कहा आओ देखा ना ताव देखा, पानी भरा तौलिया उनके मुंह में मारा, लो मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। अब चच्चा हालत इस्तिजाब में है, कभी इस तरफ देख रहे हैं, कभी उस तरफ देख रहे हैं, कभी बीमार को देख रहे हैं, कभी तौलिया को देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। देखता है इनकी बातें, लल्लू से वक्त देखता है इनकी बातें, समझती हैं बस नहीं को करनी आती थी मार दी, और सब तो अपाहिज हैं,
तीमारदारी। नन्ना ठनक ठनक कर, अम्मा अम्मा। चचा अम्मा चली गई तो क्या हम जो हैं? अम्मा अम्मा। चचा भाई क्यों, क्या बात है, हम किए देते ना झावा, अम्मा ही आकर कौन सा तीर मार लेंगी, मतलब अम्मा आके कौन सा ऐसा कमाल कर देंगी जो हम नहीं कर सकते, हम कर देते था, झावा कर देते, मतलब हम तेरे सर सहला देते हैं, पैर सहला देते, पेट पे पानी रख देते हैं अपने बेटे के। लल्लू मुंह से कुछ नहीं कहता, सर हिला देता है। हम आप करेंगे अपने बेटे के झावा। तकल्लुफ से पायती पर बैठते हैं, 2-4 पैतरे बदलने के बाद जरा इत्मीनान होता है। लो भाई हम तो करते हैं झावा और तुम करो बातें, हम तो तुम्हें झावा कर रहे हैं बुखार उतारने के लिए और तुम बात करते रहो। तौलिए की गद्दी बनाते हैं, कई तरीकों से हाथ की हरकत, हाँ कई तरीकों से हाथों की हरकत के साथ साथ मुंह भी टेढ़ा कर रहे हैं। चचा ये चुप साधने की शर्त नहीं है, तौलिया ठीक करते हैं, यूं तुम्हारा दिल घबरा जाएगा, फिर तौलिया दुरुस्त करते हैं। बच्चे से मुखातिब कर देंगे, बेटा चुप साधना नहीं है, तुम बातें बातें करो, खाली अगर चुप बैठोगे तुम घबरा जाओगे, है ना, तुम्हें बातें करनी होंगी हमसे तौलिया तय करके। हाँ अच्छा ये बताओ तुम खाओगे क्या? तौलिया तय करने के बाद बड़े इत्मीनान और फ़ख्र से उसे देखते हैं। अब बनी गद्दी झामे की, बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद उनसे तौलिया हाथ में पकड़ा ही नहीं जा रहा था, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने अच्छे से ग्रिप करने के लिए उन्होंने ये कहा कि अब बनी, अब गई सुकून इत्मीनान हुआ तो उससे बड़ी बातें दिल बहलाने लगे। अब बता क्या खाएगा भाई, तुझे क्या अच्छा लगता है? जनाब इसे कहते हैं गद्दी, कभी देखी भी ना थी होगी बेगम साहिबा ने, मतलब उसने अपने हिसाब से उसे फोल्ड कर लिया, निचोड़ दिया, फिर वापस अपनी जगह आ गई तो अपनी तारीफ कर रहे हैं। चचा बड़े जोर शोर से झामा करना शुरू करते हैं, गोया पॉलिश कर रहे हो। अब पता है बीमार को तो बहुत सुकून और इत्मीनान से करते हैं ना जी। अम्मा कटोरे में पानी लेने, अमामी कटोरे में पानी लेने आता है। चचा क्यों बे अमामी देखा झामा करना इसे कहते हैं। अब कोई सुन नहीं रहा, उनकी तरफ देख नहीं रहा, अपनी तरफ तवज्जो मुतय्यन, लोगों की तवज्जो खींचने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए अपने आप ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों बे अमामी देखता नहीं, इसे कहते हैं झामा करना। यूँ नहीं जैसे तुम्हारी चच्ची करती है, मालूम होता है कि मक्खियाँ उड़ा रही हूँ, जरा पानी तो पिला। अमामी पानी ला कर देता, लो चचा कटोरा वहीं घड़े पर रख दें, कहीं इधर उधर मत रख देना। तो मामी से कहते हैं पानी पीने के बाद ले ले, कटोरा घड़े पर रख दे, इधर उधर मत रख दियो, कभी गिरा दे। फिर जोर जोर से झामा करना शुरू कर दे। अमामी उनकी इस हरकत को देखकर मुस्कुराता है। अब वो चूंकि पता है उन्हें चचा को कुछ आता तो है नहीं, जैसे भी कर रहे हैं उसे पता है कि इससे अमामी बच्चे को आराम कम तकलीफ ज़्यादा मिल रही है, लेकिन वो दिल में उन्हें कुछ कह नहीं सकता तो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। चचा पाजी कहीं का बदतमीज, झामा जोर से करते हैं। जाइए यहाँ से, अमामी जाता है क्योंकि चचा उसकी मुस्कुराहट देख लेते हैं। जाइए यहाँ से, अमामी जाता, अब मजा आया होगा झामे का। और तेजी में फिक्रा गीत की ताने सुनाई देती हैं। बड़ी मेहनत का काम है, पैतरा बदल कर एक तरह का फन है, बहुत आराम मिलता है मरीज को। आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ हाथ आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ जाते हैं। अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को, दाएं बाजू को दबाते हैं। अब जो कोई काम नहीं करता ना बंदा और उस पर अचानक से वो काम करने लगे, पहले तो बहुत जोर अपनी तड़ंग में दबंग में आ जाए, तड़ंग में आ जाए और नाक के नाम पे वो काम करने लगे, तो पहले तो बहुत जोर शोर से करता है, पहले 5-10 मिनट 15 मिनट, जब तक उसको जोश लगा रहती है, हिम्मत रहती है ना, बहुत जोर से करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक ही चीज़ को बार बार किया जाता है तो आसाब ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। वही मामला इनका हुआ, खिंचाव होने लगा, परेशानी होने लगी। अब एक तरफ से कसमसा रहे हैं, आए इस तरह कर रहा है। नन्ना गोया कह रहा है हाथ मत रोको। अब नन्ने को भी मजा आने लगा, अब वो कह रहा है हाथ मत रोको, करते रहो। लो भाई लो, पहला था जो अब वो चचा कर रहे हैं, लो भाई लो, ठके बांधे। पहला था जो खरोश तो है नहीं ना, जरा देर के बाद उठना चाहते हैं, बस जैसे वो चचा ने उठने की कोशिश की, नन्ना ठिनक गया और बोला तकलीफ हो रही है। चचा फिर बैठ जाते हैं और झामा करते हैं, इधर इधर देखते हैं, उठने का बहाना तलाश कर रहे हैं, कहीं प्यास तो नहीं लगी। अब बच्चे से पूछ रहे हैं उठने के लिए, बेटा प्यास तो नहीं लगी, खाना तो नहीं खाएगा, चीज़ी तो नहीं लेगा, वॉशरूम तो नहीं जाना, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। नन्ना ठिनकता मतलब नहीं कुछ नहीं करना। भाई 8 दिन का बच्चा बीमार, खाना पिया कुछ नहीं है ना, दिल नहीं चाह रहा खाने पीने को, है ना, तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या वॉशरूम जाएगा, वो तो सोचेगा मैं पढ़ा रहा हूँ सुकून इत्मीनान के साथ। वही चीज़ वो वहाँ पे दिखाई जा रही है। चचा तो पानी लाऊं? लल्लू खामोश है। चचा एक बार फिर उठने की कोशिश करते हैं, अच्छा नार के जाने ले आऊं, खड़े हो जाते हैं। नन्ना ठिनक कर रो रहा है, तो उसे अपने पास से जाना अच्छा नहीं लग रहा ना बाप का,
और बाप भी अच्छी से खिदमत कर रहा था, जो भी जैसे भी उससे हो रही थी तो उसे वो अच्छा लग रहा था। अब वो अगर जाएगा तो उसे बार बार देगा, उसे थकान होगी, उसे और परेशानी होगी, तो इसलिए वो ज़्यादा रोने लगता है। चचा फिर बैठ जाते हैं। चचा, अरे लल्लू, वो जो तूने पौधा लगाया था ना बहाने बनाने बाहर निकलने के लिए, वो जो तूने पौधा लगाया था ना क्यारी में, उसमें रंग बिरंग के फूल खिले, लाकर दिखा दूं? लल्लू खामोश है, कोई असर ही नहीं हो रहा। चच्ची अंदर आती है, जिन्हें देखते ही चचा झामा करना शुरू कर दिया, कनखियों से चच्ची को देखते हैं। चच्ची आ गई अचानक से किसी काम से अंदर। अब चचा ने जोर से झामा करना शुरू कर दिया, चच्ची को भी देख रहे हैं, कुछ कहें कुछ बोले, मैं देखूं कुछ बोलूं ना। चच्ची चचा की तरफ नहीं देखती, घर में पानी उंडेल कर पीती हैं और फिर दाएं दरवाजे से बावर्ची खाने में चली जाती हैं। चचा मायूस हो जाते हैं। चचा सोच रहे थे कुछ बोलेंगी, मैं फौरन उठ खड़ा होऊंगा, लड़ाई झगड़ा कर बाहर चले जाऊंगा, फिर ये अपने बच्चों को खुद देखती रहेंगी। चच्ची समझती चचा की रग रग से वाकई वही, उनके साथ शादी वादी की थी, सब उनकी उससे शख्सियत से जानती हैं। तो क्या करती हैं वो? कुछ नहीं कहती, एक लफ्ज़ नहीं कहती। आई घड़ में से पानी निकाला, पिया और चली गई। चचा मायना फरमाने तशरीफ लाएंगी। अब वो बेचारी चुपचाप चली गई। तो कह रहे हैं देखने आएंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों भाई यार, हम तुम्हारी अम्मा से अच्छा जामा करते नहीं करते? बच्चे से कह रहे हैं। नन्ना करोड़ बदलता है। चचा भला बेगम साहब क्या जाने झामा करना। थोड़ी देर बाद हाथ फिर रुक जाता है, कभी एक हाथ से कभी दूसरे से बारी बारी अपने बाजू को दबाते हैं, कभी पिंडलियों पर मुक्के मारते हैं, गोया सोए हुए हों, पाँव को जगा रहे हैं। पाँव का सोना है ना, सुन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, पैर सुन हो जाता है, तो उसे कहते हैं पैर का सोना या हाथ पैरों का सोना। तो उसमें बार बार पंच कर रहे हैं, ऐसे करके मुट्ठे मार रहे हैं, कभी चुटकियाँ भर रहे हैं, ताकि खून ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और ठीक हो जाए। काफ़ी देर जब आदमी एक ही पोजीशन में बैठा रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ उस दौरान ब्लड का खून का दौरान वहाँ पर हल्का हो जाता है और वो ऐसा लगता है जैसे पाँव में चींटियाँ काट रही हूँ। कुछ वक्त बाद ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो हिस्सा है या नहीं है, लेकिन फिर वो चलने फिरने की सकत बाकी नहीं रहती। तो उस वो बता रहे हैं। नन्ना अम्मा अम्मा। चचा लल्लू को चुप कराने की कोशिश करते हैं, अभी करते हैं, अपने बेटे के झावा झावा करते हैं। बस भाई ज़्यादा जावा नहीं करते, ज़ौफ हो जाता है। अब थक गए ना बुरी तरीके से, दोनों हाथ पैर नहीं चल रहे, पैर सुन पड़े हैं, हाथ दोनों कुसमुसा के दर्द कर रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अपनी कमजोरी को तो नहीं छुपा रहे, है ना। ये नहीं कह रहे कि मैं थक गया, मैं नहीं करूँगा, चल थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। सीधा सीधा कहते हैं बेटा ज़्यादा झावा नहीं करते, बच्चों को बहला रहे हैं, ज़्यादा झावा नहीं करते, कमज़ोरी आ जाती है। ज़ौफ मतलब कमज़ोरी आ जाती है, जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, अभी थोड़ी देर रुक के करेंगे। चचा छुट्टन अंदर आ गया। अब्बा किसे ज़ौफ हो जाता है? छुट्टन छोटा बच्चा है, वो भी चचा की हालत देख के हंस रहा है और तंज कर रहा है। अब्बा किसे ज़ौफ हो जाता है, मरीज को या तीमारदार को? चचा कहते हैं पाजी मरीज को, और क्या मुझे? ये क्या कर उठ खड़े होते हैं और आराम कुर्सी पर दराज हो जाते हैं। तीमारदारी का जोश ठंडा पड़ चुका, मुंह बना बनाकर अपने हाथ दबाते हैं। छुट्टन अब्बा थक गए, पाँव दबा दूं? चचा खिस्साने होकर गुस्से में तख्ती लिख ली। अब बच्चों को कैसे याद कराया जाए, मतलब कैसे डांटा जा रहा है, उसका कैसे जहन डाइवर्ट किया जा रहा है। बच्चों का सबसे कमजोर पहलू क्या होता है? स्कूल की पढ़ाई। बच्चे किसी भी तौर पे होमवर्क नहीं करना चाहते, स्कूल की पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो वो कह रहे हैं अब उसके काम याद दिला रहे हैं स्कूल से मुतालिक। तख्ती लिख ली, अमोख्ता दोहरा लिया, यानी अपना सबक दोहरा लिया, जो ज़बानी याद करना था। नालायक कहीं का, साल भर हो गया मौलवी साहब से पढ़ते हुए, अभी तक लिखना भी नहीं आया। बस काम ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। पाँव दबा दूं? चल यहाँ से जाकर अपनी किताब पढ़। आया पाँव दबाने। छुट्टन मुंह बसोड़ता हुआ चला जाता है। चचा टांगे फैलाकर थकान उतारते हैं। यहाँ थकान उतारते नहीं, थकान उतारते हैं। चाचा सो गए लल्लू? लल्लू भैया, ए लल्लू, ओ लल्लू, नींद आ गई क्या? अच्छा सो रहे हो? अमामी अंदर आता, हल्की आवाज में इसलिए बोल रहे होते हैं कि कोई सुन ना ले। अमामी अंदर आता, बेगम साहब कह रही है सोने ना देना, सिरहाने मेज पर दवा की शीशी रखी है, खुराक दे दो। अब देखो दवा भी किस तरह देंगे, बहुत हंसी मजाक वाला सीन है। मामी आगे कहता है दवा का टाइम हो रहा है, दवा दे दो, सोने मत देना, अगर सो गए तो दवा नहीं दोगे वक्त पे, फिर दिक्कत हो जाएगी। चचा किसे दे दूं? अमामी अम्मिया लल्लू को देनी है, और किसे दोगे? चचा लाओ हम देते अपने लल्लू को दवा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दवा देने को उठ खड़े होते हैं, शीशी को गौर से देखकर खुराकें गिनते हैं, गोया पूरी 5 खुराकें इसमें। क्यों मामी? और इसमें एक खुराक देनी है, पूरी एक नाप कर, ठीक है ना? मामी जी मियाँ जी मियाँ। चचा 1
एक वक्त में मरीज को सिर्फ एक खुराक दी जाती है, एक हाथ में प्याली है, दूसरे हाथ में शीशी, इधर उधर देखते हैं, फिर शीशी थोड़ी के नीचे दबाकर काक निकालते हैं, ऐसे करके काक निकालते हैं, बेख्याली में काक से गोया दवा प्याली में उंडेल रहे हैं, फिर चौंक कर लाहौर बिला कुव्वत कनाखियों से मामे को देखते हैं जो लल्लू की मक्खियां चल रहा है, फिर चुंधिया कर खुराक का निशान पड़ते हैं, कम वक्तों को कभी काम करने का सलीका ना आया, बड़े हसीन निशान लगाए हैं गधे के बच्चे। अमामी मियाँ चचा बूंदा बूंदा बूंद बूंद दो उंडेलते हैं, शीशी उछल जाती है, ऐसे उछलने का एकदम से हाथ हिल जाता है, जरा देख तो अमामी शीशी दिखाकर निकाला ही या ना ये खुराक। अमामी शीशी थाम कर, मियाँ ये तो 1.5 निकाल ली आपने, एक से ज्यादा 1.5 गुना निकाल ली। हाँ चचा ऐनक उतारकर शीशी लेते, देखो तो अजी मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब निशान गलत हैं, ऐनक लगाकर तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आधी खुराक वापस शीशी में लौटनी होगी। क्यों अमामी क्या रहा है, ये वापस नहीं है वापस है। अमामी लौट दो मियाँ, भाई उसे तो कुछ नहीं करना ना, जो भी कुछ करना है तीमारदार को करना है, तीमारदार कौन है, चाचा है, और चाचा का बेटा है उनका मरीज, वो अपने आप करें जैसे भी करेंगे। चाचा प्याली को शीशी के साथ लगाते फिर सोचकर मैंने कहा मामी अगर हम आधी खुराक जो जायद है बजाय शीशी में लौट लेके फेंक दें तो कोई हरज तो नहीं। अमामी कोई हरज नहीं मियाँ, शीशी में तो अभी 3.5 खुराक और है, फेंक दो, हमारा क्या जाता है, 3.5 खुराक और है। चाचा यही तो हम कहते हैं कि प्याली लेकर दवा को फेंकने लगते हैं। हाँ नहीं भाई, अगर आधी खुराक से ज्यादा फेंक गई तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। तुम जानो मियाँ दवा का मामला निहायत नाजुक होता है, बस मरीज की जिंदगी दवा और दुआ पर ही तो है, बाकी जहाँ वहाँ सब महमल हैं। क्यों बे मामी, महमल मतलब बेमकसद बेकार की बातें, असल तो दवा और दुआ दोनों चीजें काम करती हैं। अमामी जी मियाँ जी मियाँ। चाचा अच्छा तो अब तो खड़ा रहियो, हिलियो मत, मैं अभी आधी खुराक की शीशी में वापस लौटे देता हूँ, बस जरा हाथ की सफाई चाहिए, तुम हिलना जुलना मत, है ना, तो खड़ा रहियो, देखता रहियो, हिलियो नहीं, बात भी ना करियो। अमामी जी मियाँ। मामी दम साधे खड़ा और चचा को देख रहा है। चचा यार अमामी अपना तो ये ख्याल है कि ऐसे ऐसे काम बहुत अच्छे करते हैं, ये औरतों के बस का रोग नहीं, प्याली शीशी के मुंह को लगाकर बस थोड़ी देर और यूं ही दम साधे रहिए मेरे भैया। अमामी मियाँ जी मियाँ जी मियाँ। चचा और बस देखता जा, प्याली से शीशी में दवा उंडेलते हैं और दवा बाहर बह जाती है। प्याली का जो मुँह वो है, प्याली तो बड़ी है और शीशी का सुराख छोटा है, वो बजाय प्याली में गिरने के नीचे गिर जाती है। असल में ये बात है कि इस प्याली में चोंच नहीं है। अब अपनी कमजोरी को किस तरह छुपा रहे हैं, इस प्याली में चोंच नहीं है, वरना तो देखते हैं किस सफाई से लौटता हूँ दवा। प्याली के अंदर दवा को देखकर मेरे ख्याल में जो दवा प्याली में रह गई वो भी शीशी में लौटा दें, शीशी में लौट दें और फिर निकालें नए सिरे से खुराक। क्यों कैसी गई, हाँ मियाँ ठीक है, जैसे मर्जी चाहे कर लो। चचा है ना, अब जो बाकी दवा उंडेलते सारी दवा बह जाती है। अब चचा ने क्या करा, जैसे ही प्याली से वो दवा उंडेली, पहले ही नहीं गई थी, वो भी नहीं गई, सारी की सारी बह गई। चची बाहर से मैंने कहा दवा पिला दी। चचा बस यही समझो, चची बाहर से, मामी तो वहां खड़ा रहा, क्या कर रहा है, ये अनार के दाने ले जा। चचा मैं खुद दिलाऊंगा, खुद लाऊंगा, घबरा कर नहीं, अमामी से जा भेजा, जल्दी से जा, बीवी से नहीं आया अमामी, अमामी से जरा जाना, मेरे भैया लपक कर लाना। काहे के जाने, अनार के जाने। अमामी चचा की घबराहट देखकर हंसता ही, उन्हें लगता है कि जैसे ही वो बीवी अंदर आएगी, दवा गिरी देखेगी, चिल्लाएगी और ताने देगी, तो चचा कहते हैं नहीं हमें खुद ही लेने आ रहा हूँ उसके दाने, तुम वहीं बैठे रहे। तो वो कहते हैं खुद से, तो दोनों हाथ में शीशी प्लेट है, प्लेट गिरी हुई दिखाई दे रही है शीशी में। तो अमामी से कहते जा भैया जरा लपक कर लिया। अमामी देखता है कि चची को आने नहीं देना चाहते, घबराहट हो रही है, तो हंसने लगता है। चचा बदतमीज कहीं का, हंसता कहाँ पर है, और ये क्या मौका था हंसी का, पीट कर उल्लू कर दूंगा पाजी को। चची बाहर, अरे भाई कब तक के लिए बैठी रहूं, ये निकोड़ा अनार के दाने। अमामी अभी आया, घबराहट में पहले बाएं को फिर दाएं को चला जाता है। तीसरा हिस्सा पर्दा गिर जाता है, तीसरा सीन मंजर पे आम पे आता है। चचा गुस्से में हूँ, हर आदमी इस घर का अपने आप को बुकरात समझता है, और गया हम तो। बुकरात एक मशहूर हकीम का नाम है जिससे जड़ी बूटियां बातें करा करती थी, और जिस पे वो मरीज को देख लिया करते, वो बहुत अच्छे जल्दी भला चंगा हो जाया करता था। चची बाहर से, अरे वो पाजी, चचा चौकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। अमामी बाहर से अंदर आता है, फिर अभी आया, दरवाजे से बाहर जाता है। चचा हाथ पहुँच कर शीश को देखते हैं, बस अब लो एक खुराक। चचा अमामी प्रेस में अनार के दाने लिए अंदर आता है, ये लो मियाँ अनार के दाने। चचा देखता नहीं काम करे, अंधा कहीं का, ये लो अनार के दाने, रख दे मेरे सर पर, पाजी बदतमीज। अमामी अजी मैं तो
चाचा मैं क्या देखता नहीं किस मुश्किल में हम, अब आधी खुराक से ज़्यादा आधी खुराक तक दवा निकालना है और अब अनार के दाने 4 के दाने लेकर आए हो, गोया बड़ा कारनामा अंजाम दिया। राजदारी के लहजे में सुनता हूँ मामी, अगर आधी खुराक ज़ाया कर दी गई और अगली खुराक पूरी साफ साफ निकाल कर मरीज को पिला दिया तो बहुत ठीक रहेगा मियाँ। चाचा हम तो पहले ही कहते थे, मगर कोई से भी हमारी आगे फिट लाइट के पास आकर थोड़ी सी दवा गिरा देते हैं, फिर वापस जाकर बड़ी एहतियात से खुराक निकाल कर देखा मेरे यार, इसे कहते हैं हाथ की सफाई। बेगम साहब क्या जाने क़यामत तक ना कर सकती ये हिसाब किताब और दावे में देखो मसीहाई के हमारी। जी 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 अच्छा चचा लल्लू से, ए लल्लू भैया भैया दवा पी लो। लल्लू खामोश, अम्मा अनार के दाने भी हैं, अम्मा अनार के दाने भी हैं और नन्ना ठिना का हम नहीं पियेंगे दवा। चचा चमकार कर बात, बस मेरा बेटा भी ला देंगे, एक मोटर एक लट्टू और जनाब 2 पहिए की साइकिल, नन्ना हम नहीं पियेंगे। चचा सुन तो लल्लू, अरे वो पतंग आई हो जामन, मैंने तुम्हारे तो लोर की पूरी रील मंगवाई है, सुन लो। गुलशन से कहा 1 दर्जन रंग बिरंगी कंकियाँ किनकियाँ यानी पतंगे भी ले बना कर लाए, बस तुम अच्छे हो और इधर पेश लड़ाने का सामान हो। अमामी लल्लू से, मियाँ दवा पी लो फिर हम भी आपसे पेश लड़ाएंगे। चचा अमामी को आंख मार कर, क्यों कैसी कही, अब बस अब पी लो दवा। चचा चारपाई पर उठकर चढ़कर लल्लू को सहारा देकर उठाते हैं, अमामी से दवा का प्याला लेकर लल्लू के मुंह को लगाते हैं। चचा अरे पाजी पानी तो ला, अच्छा तो रहने दे मैं खुद ही लाऊंगा, तो ये प्याली थाम। अमामी को प्याली देकर लल्लू को लिटाकर पानी लेने जाते हैं। लल्लू ठिलने लगता है, पानी लाकर लो, बस आ गया पानी में लल्लू का कटोरा। लल्लू पानी का कटोरा लल्लू के मुंह को लगा देते हैं और कुल्ली के लिए दवा की प्याली दूसरे हाथ में थाम लेते हैं। मगर अब बस अब पी लो दवा और कुल्ली करके अनार के दाने खा लो। नन्ना कटोरे को देखकर, मगर ये तो पानी है, दवा थोड़ी ना है। चचा अब मामी अंधा हो गया है, इस वक्त से खड़ा देख रहा है, कहता नहीं कि मैं दवा नहीं है पानी है, अहमक हराम खोर। अमामी मियाँ जी, चचा चुप रहे मियाँ का बच्चा, हम खूब जानते हैं ये सब तुम लोगों की साजिश है, सारा घर एक तरफ हो जाता है, मगर हमें कोई मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं, सबको दिखा देंगे क्या कि यूं करते हैं तीमारदारी। लाओ दवा की प्याली, लल्लू को दवा पिलाते हैं। नन्ना ये तो कड़वी है, थूकता है तो कड़वी है, अम्मा अम्मा रोने लगता है। चच्ची बाहर से आई, बच्चे इतने चच्ची आई, लल्लू रो रो कर बुरा हाल कर देता है, हिचकी बन जाती है। चाचा के हाथ पांव फूले जा रहे हैं, कभी पंखा करते हैं, कभी लल्लू के पांव सहलाते हैं, कभी घबराहट में घड़ी उठाकर उसके कान को लगा देते हैं, फिर थक कर सरासीमा नज़रों से, मतलब थके हुए अंदाज में डरी हुई नज़रों से उसे देखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, फिर रुक जाते हैं, आगे बढ़कर बच्चों को लिपटाते हैं, मिन्नतें करते हैं, बाएं दरवाजे की तरफ देखकर ज़रा जोर से, चचा अब हमने तो दवा में कड़वाहट नहीं मिला दी, अपनी सफाई दे रहे हैं। ऐसी ही होती है डॉक्टर की दवा, हमारा कसूर हो तो हमें बताएं, जिम्मेदार ठहरे। यूँ अम्मा ही के जब बुलाने को जी चाह रहा हो तो तुम जानो। लल्लू जोर से रोता है। चच्ची अंदर आती हैं, पानों की डिबिया हाथ में है, बटोर और डिबिया मेज पर रख देती हैं और लल्लू के सिरहाने बैठ कर, लो बस मैं आ गई। लल्लू का सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगती है, मतलब जो माँ की ममता है वो दिखा रही है। बस मेरा लल्लू, लो कर लो कुल्ली, लो कुल्ली कर लो। अमामी का कटोरा लेकर पानी को लल्लू को पानी पिला देती हैं। लल्लू कुल्ली करता है। चच्चा डिबिया उठाकर पान, डिबिया उठाकर पान खाते हैं। रट ही लग जाए तो माँ की तो तीमारदार गरीब क्या करे, तंबाकू और छाली निकाल कर फाँकते हैं। चच्ची लल्लू के माथे पर हाथ फेर कर, ए है इसे तो ज़ौफ़ का दौरा पड़ गया है, कमज़ोर हो गया, ठंडा पड़ गया है, पिंडा ठंडा होता जा रहा है, मतलब हाथ पैर पेट मतलब जिस्म पूरा ठंडा हो जा रहा है। रंगत तो देखो कैसी पीली पड़ गई। अरे दूध लाओ दूध, अमामी अभी लाया। चच्ची नेमत खाले में रखा, बालाई हटा कर लाना। चचा अमामी को रोककर कहते हैं तो रहने दे, मैं हम खुद लेके जाएंगे। अब चचा आसानी से हार मारने वाले नहीं है, वो खुद नहीं जाने वाले। वो सोचते हैं कि कोई ना कोई उन्हें कहे कि बहुत ऊंची का चले जाओ, और रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। वह पूरी तरीके से थक गए हैं, हार गए हैं पूरी तरीके से, है ना, निढाल हुए जा रहे हैं खुद भी, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी नाक बहुत ऊंची है। अब वो चची कह रही दूध लाओ, अमामी जाता दूध लेने के लिए, उसे रोक देते हैं, हम लाएंगे भाई। अंदाजा कीजिए मुंह में पान भी चल रहा है। चचा पीक मुंह में भरकर सर के इशारे से मना कर देते हैं। नेमत खाने में दूध की पतीली निकालते हैं, दूध उंडेलने लगते हैं। बलाई हटाने के लिए फूंक जो मारते हैं तो सारी पीक देगची के अंदर चली जाती है। जैसे ही फूंक मारा, पूरी की पूरी पीक, क्योंकि मुंह में तो पान की पीक थी, वो सब की सब दूध में गई। क्या हुआ, सब खराब हो गया। नहायत परेशान हैं, होश उड़ गए। देगची को बड़े गौर से देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, सब अपने अपने काम में मगन हैं। देगची रख कर दाढ़ी खुजाते हैं, फिर गौर से देगची को देखते हैं, चारपाई की तरफ बढ़ते हैं, फिर लौट जाते हैं। देगची को नेमत खाने पर रख कर जल्दी से बाएं हाथ के दरवाजे में
घुस कर अंदर से कुंडी चढ़ा लेते हैं। कुंडी चढ़ा ली, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अपने किए पे शर्मिंदा है ना, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, डर भी लग रहा है ना, और ये भी हो रहा है कि काम खाई नाक के चक्कर में न बच्चे की तीमारदारी कर पाया, न ही उसको खाना वक्त पे, दवा वक्त पे दे पाया, न कुछ कर पाया। दूध लेने के लिए गया था, वो भी ख़राब हो गया। अब उसका रिएक्शन क्या होगा, चची किस तरह रिटेलिएट करेंगी? उसके खौफ से नेमत खाने के दरवाजे वाली कुंडी चढ़ा दी कि ना आएंगी ना बोलेंगी। चची, अरे अमामी वो दूध नहीं आएगा, जरा जा तो। अमामी अभी लाया, दूध की पतीली देख कर ही तो चाय। अमामी जैसे ही कमरे में घुसा, नेमत खाना खोला, कहला मैं लाता हूँ, जैसे ही अरे ये तो चाय है, दूध कहाँ है? चची, है हाई, ये तो पीक है, पीक, पान की पीक। दूध का कलर तो लाल हो गया ना चाय वाला। चचा दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और दूध की पतीली उठाकर अंदर घुस जाते हैं। चचा आते हैं, दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं, दूध की पतीली उठाकर अंदर घुस जाते हैं, यानी अब वो दूसरा दूध लाएंगे, उसे फूकेंगे और साफ करेंगे। चच्ची ने मुंह बना लिया। इससे पहले कि चच्ची वावेला करती, चच्ची शोर मचाती, चच्ची उन्हें डांटती, चीखती, चिल्लाती, उनको जो भी उन्हें सुनाना था सुनाती, वो चीज़ें सब खत्म हुई और पर्दा गिर जाता है। इस तरह हमारा ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंचा, टीचर अपने अख्ताम को पहुंचा। अब देखिए ज़बान के बारे में। अमूमन औरतों की ज़बान या उनकी बोलचाल में अल्फाज शामिल होते हैं जो मर्दों के यहाँ नहीं होते, चुनांचे इसलिए बेगमाती मुहावरात का जिक्र अहले ज़बान ने किया। इस तरह इम्ताज अली ताज ने चच्ची की ज़बान से इस तरह के कुछ बेगमाती अल्फाज, मुहावरात और रोज़मर्रा अदा करा है। मतलब घर में उठाऊँ, हंडिया चूल्हा करूँ, या बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहूँ, मेरे चांद में अभी आई, निगोड़े मुँह वगैरह। सही पर जवाब लगाएं। किरदार उन्हें कहते हैं जो स्टेज के पर्दे और दूसरे सामान फराहम करते हैं, ड्रामे के प्लॉट को स्टेज पर अदा करने वाले होते हैं, ड्रामे के आखिरी सीन में जो कुछ दिखाया जाए, ड्रामा लिखने के लिए जो मखसूस अंदाज इख्तियार किया जाए। ड्रामे के किरदार किसे कहते हैं? सामान फराहम करने वाले तो हो ही नहीं सकते, ड्रामे के आखिरी वो भी नहीं हो सकते, वो क्लाइमैक्स कहलाता है। मखसूस अंदाज किया जाए वो भी नहीं, ड्रामे के प्लॉट को स्टेज पर अदा करने वाले। हड्डी चमड़ा हो रही है, इसका मतलब है जिस्मानी कुव्वत तौर पर ताकतवर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। हड्डी अगर चमड़ा हो जाएगी बिल्कुल बारीक हो जाएगा ना, थिन हो जाएगा बिल्कुल वो चीज़ें। बहुत दुबला पतला कमज़ोर हो रहा है, जिस्म की हड्डी बढ़ती आ रही है, जिसमें ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, दूसरा सही है। हम चुमन देगर नहीं, इसके मायने हैं एक दूसरे को तकलीफ न दो, दुनिया में अब अपना कोई नहीं या हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं। तकलीफ देने वाला तो उसमें था ही नहीं, अपना कोई नहीं भी नहीं था, लेकिन हमारे जैसा कोई नहीं, ये वाला गलत है और ये वाला सही। आगे चलिए। हुस्न यूसुफ उर्दू ज़बान की एक तलमी है, तलमी की तारीफ ये याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। तलमी की तारीफ, नज़म या नस्र में किसी मशहूर वाक़या, किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करने वाले लफ्ज़ को तलमी कहते हैं। तलमी के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं, लेकिन इसके पीछे वो पूरा किस्सा होता है जिसकी तरफ शायर या नस्र निगार इशारा करना चाहता है। तलमी के पीछे जो वाक़या पोशीदा होता है उसको जाने बगैर नज़म या नस्र का मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और ज़ुलेखा का किस्सा नहीं सुन रखा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का औसाफ नहीं जानते, वो यूसुफ सानी के मायने यहाँ समझ नहीं सकेंगे और उन्हें इस कहानी का पूरा मज़ा नहीं आएगा। वही बात इसमें कही गई है। ये नोट करने वाली बात है, याद रखिएगा और साथ साथ लिखते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उर्दू ज़बान में तलमीहात की तादाद खासी अच्छी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जहन नशीन कर लीजिए, दहन नहीं है जहन नशीन है, जाल पे नुक्ता है जा का, दाल जाल का। माहे कुना चाहे कुना ये मुखफ़फ़ है जिसके माने यूसुफ अलैहिस्सलाम के। लाहौल विला क़ुव्वत ये मुखफ़फ़ है लाहौल विला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह का, जिसके माने नहीं है कोई ताकत अल्लाह के सिवा, अगर हिक़ारत और नफ़रत के उर्दू बोलने वाले इसके इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन बेहतरीन जुमला है, अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। मतन पर मबनी सवालात, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अक्सर ऐसे मौक़ों पर कहते हैं जब किसी से आप बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल नहीं। किसी की तारीफ़ करनी मकसूद हो, नहीं। किसी के लिए दुआ करनी मकसूद हो, बिल्कुल नहीं। किसी बात पर नफ़रत और हिक़ारत का इजहार करना हो तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ज़बान दे चले थे, ज़बान दे चले मतलब अब ये मुहावरा है
इसका मायने बता रहे हैं, किसी बात के लिए वादा कर लिया था, किसी से बहुत लगाव था, किसी के साथ बेवफाई की थी, किसी के लिए कुर्बानी पेश करनी थी, किसी बात के लिए वादा कर लिया। मतन की तरह आपका सबक नसरी इसनाफ के एतबार से इंशा है, इंशाइया है, सुहाना उमरी है, अफसाना है, तंज़ो मिज़ाह है। इंशाइया नहीं कहेंगे, तंज़ो मिज़ाह बोलेंगे, क्योंकि तंज़ो मिज़ाह की बात हो रही थी यहाँ पर। और अगर हंसी मजाक की बात करें तो इंशाया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तंज़ो मिज़ाह है। अपने आप को बुकरात समझता है। बुकरात एक मशहूर हकीम का नाम है। यहाँ मुराद काबिल और पढ़े लिखे शख्स से है। दावे देखो मसीहाई के जुमले में एक तलमी की तरफ इशारा है। दूसरी तलमी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मसीहा, जब भी इस्तेमाल होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड सवाल होगा। हज़रत ईसा के इस मौजज़े की तरफ इशारा किया गया है जिसमें मुर्दों को जिंदा और बीमारों को शिफा बख्शते थे, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा कहा जाता है। हम कोई मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। नन्हे को दवा पिलाने के लिए सिलसिले में चचा बड़े फ़खरी अंदाज से घर वालों से मुखातिब होकर कहते हैं, हम हार कर मानकर पीछे हटने वालों में से नहीं। मैदान छोड़कर भागना, हार मानकर पीछे हटना। मैदान छोड़कर भागना एक मुहावरा है जिसके माने शिकस्त खाकर भाग जाना। चचा के हाथ पांव फूले जा रहे थे, हाथ पांव फूलना भी मुहावरा है जिसके माने घबराहट तारी हो जाना। बीमार बच्चे लल्लू जब रो कर अपना बुरा हाल कर लिए तो मेरा चचा घबरा गए, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़बान के बारे में आपके सबक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा कहा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम भी कहा जाता है, यानी मरियम का बेटा। उन्हीं से मुतालिक दूसरी तलमी है, गालिब का शेर आपने पढ़ा होगा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मतन पर मबनी सवालात, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। मसीहा इनमें से किसको कहते हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा को कलामुल्लाह, हज़रत खज़र को रहबर की रहनुमाई करने वाला, यूसुफ को बताया हुस्न और उसमें, और ईसा को मसीहा वाला, मसीहाई करने वाला, अल्लाह से बातें करने वाला, रहनुमाई करने वाला, मसीहाई करने वाला और हुस्न वाला। हाथ पांव फूल जाने के मायने हैं सेहतमंद होना, बीमार हो जाना, घबरा जाना। सेहतमंद होना तो हो ही नहीं सकता, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। बीमार होना भी नहीं है, सेहतमंद होना भी नहीं है। जिस्म का वजन बढ़ जाना ये भी नहीं है। इम्तियाज अली ताज एक बेहतरीन अफसाना निगार है, मिजाह निगार है, तनकीद निगार है। यहाँ हमने उनकी मिजाहिया चीज़ पढ़ी है, तो यहाँ क्या है, मिजाह निगार है, ना अफसाना निगार है ना तनकीद निगार है। बेहतरीन ड्रामा लिखते हैं ना, तंज़ो मिजाह की बातें करते हैं, माशरे में फैली बुराइयों पर अच्छा टोन कसते हैं, है ना, वो चीज़ है मिजाह निगार। आपने क्या सीखा? तंज़ो मिजाह किसे कहते हैं? तंज़ो मिजाह से किस तरह समाजी खराबियों को उभार कर पेश किया जाता है, मुसब्बत काम नहीं है। ये कब उभार करनी है? खराबियों को उभार कर मुसब्बत काम लिया जा सकता है। तंज़ो मिज़ाह में क्या फ़र्क है? तंज़ो मिज़ाह से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं? समाजी खिदमत का जज्बा हवा हुआ, हवा हुआ है, ये हुआ नहीं है, हवा हुआ यानी ख़त्म हो गया। बीमार की तीमारदारी करना हर सेहतमंद इंसान का फ़र्ज़ है। हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए। घर और पास पड़ोस के बीमार लोगों की तीमारदारी सवाब और ख़िदमत के जज्बे से करना चाहिए। तीमारदारी औरत और मर्द, लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं। इसमें जिन्स की कोई क़ैद नहीं, वरना ये काम ऐसा है कि इसे औरत ना कर सके। भला घर में तो एक ही लड़का एक ही लड़का अपनी बहन, माँ बाप, फूफी, चची दादी, खाना नहीं खाला है, मुमानी वगैरह रिश्तेदार की तीमारदारी बगैर किसी रुकावट के कर सकता है। और एक लड़की भाई, बाप, चाचा, दादा, मामू, खालू, फूफा वगैरह की तीमारदारी कर सकती है। लेकिन घर से बाहर मोहल्ले और पड़ोस में अगर पर्दे का लिहाज और ख्याल हो तो औरत की, मर्द की तीमारदारी कर सकता है। तीमारदारी करने में मजहब, ज़ात पात, बड़े छोटे, अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरे जज्बा और खुलूस के साथ बगैर तफरीक के तीमारदारी करना चाहिए। सबक में आई तलमीहात से वाकफियत हुई है आपको। तलमी किसे कहते हैं ये पता लगा। मुहावरात के मायने समझकर जुमलों में इस्तेमाल करना आया। उसलूब बयान,
इम्तियाज़ अली ताज को मज़ाहिया फ़ीचर लिखने पर अबूर हासिल है। इन्होंने बच्चों के लिए आसान और मज़ाहिया अंदाज में बहुत कुछ लिखा। इनके उसलूब बयान में चुपते हुए तंज और खिलखिलाकर हंसने वाले मज़ाहिया जुमले ख़ास खूबियों के हामिल हैं। इन्होंने अपनी तहरीर में औरतों की ज़बान, बच्चों की ज़बान, दरबारी ज़बान के बेहतरीन नमूनों के साथ साथ तलमीहात और मुहावरों का इस्तेमाल किया। मज़ीद मुताले के लिए इम्तियाज़ अली ताज, मज़ीद मुताला नहीं भाई, ये है इख्तितामी सवालात। ये हैं इख्तितामी सवालात। इम्तियाज़ अली ताज के उसलूब बयान पर मुख्तसर नोट लिखिए। जो आपने ऊपर पढ़ा शुरुआत में और आखिर में जो 3-4 लाइनें लिखी, उन सब में से आपको बेहतरीन मिल सकता है और आप इसमें लिख सकते हैं। चचा छक्कर ने तीमारदारी की ड्रामे की शक्ल में एक मज़ाहिया फ़ीचर है और इसके किरदार और उनके काम के मुतालिक थोड़ा जिक्र करके बताइए कि इनमें सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा। हर बच्चे की, हर स्टूडेंट्स की अपनी अलग पसंद है। किसी को मामी अच्छा लगा हुआ, किसी को चची का किरदार पसंद आया होगा, किसी को लल्लू का किरदार पसंद आया होगा, किसी को चचा छक्कन का किरदार पसंद आया होगा। तो जिसको जो किरदार पसंद आया वो बेशक बेधड़क लिख दे, लेकिन क्यों पसंद आया ये रीज़न भी ज़रूर लिखना। जब तक आप अपनी पसंदगी के इजहार का रीज़न या जवाब या सबब नहीं लिखोगे तब तक आपका जवाब अधूरा है। सबक में आवे मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ये तो आपको करना ही। अब और मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो इख्तितामी सवालात करें अपनी खुद की राइटिंग में करें, अपनी समझ से करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे की कॉपी करके उसे छोड़ दें और आप में लिखने की सलाहियत परवान ना चढ़े। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना आप खुद करें और करने के बाद एक दूसरे से टैली कर लें, मैच कर लें, और उसमें जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसे ठीक तरीके से मिला लें। यही आपसे खुद सवाल करवाने का, जवाब लिखवाने का मकसद होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते दोबारा दूसरे सबक के साथ हमारी और आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।